हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष के चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दे चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पहले ही पढ़ा चुके हैं। अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो हमारी पहली हेडिंग है वो है आग, यानी कि फायर। देखो, जब किसी भी ज्वलनशील पदार्थ या दहन या जलना होता है, जैसे कि आग क्या होती है, आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन या फिर जलना होता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है तब ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न 3 कारक उपयुक्त होते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 है ईंधन, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। अगर तीनों में से किसी भी एक चीज़ की आपूर्ति होगी या फिर किसी एक चीज़ की कमी होगी तो आग नहीं जलेगी। देखो, उपयुक्त कारकों में किसी भी एक कारक की कमी होने पर आग बुझ जाती है, अतः आग को बुझाने की प्रक्रिया में उपयुक्त दिए गए किसी भी एक कारक को आग बुझाने के यंत्रों द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऐसा कि अगर हमें आग बुझानी है तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये 3 इसके जो कारक हैं, यानी कि ईंधन हो गया, ऊष्मा हो गया या ऑक्सीजन हो गया, हम इन तीनों में से कोई एक चीज़ आग में से अलग कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। अब हम बात करते हैं कारण की जो आग है वो कैसे लगती है। तो कार्यशालाओं में आग लगने के कारण, तो वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग होना। पहला पॉइंट तो यह है कि जो हो सकता हो कि वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ज़्यादा स्पार्किंग हो जाए, उसकी वजह से आग लग सकती है। दूसरा, ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, जैसे कि मोबियाइल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, बाकी डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब की उपस्थिति के कारण आग लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आगे है विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति होना, कि जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, यानी कि फटने वाले पदार्थ, उनकी उपस्थिति के कारण प्रयोगशालाओं में आग लग जाती है। आगे है बीड़ी सिगरेट के अनबुझे टुकड़े लापरवाही से इधर उधर फेंक देना। जैसे कि कुछ कारीगर होते हैं ना फैक्ट्री में, जो कि बीड़ी वगैरह पीते हैं और वो लापरवाही में इधर उधर बीड़ी के टुकड़े बिना बुझा ही फेंक देते हैं, उस वजह से भी आग लग जाती है। अब हम बात करते हैं आग के प्रकार कि जो आग है वो कितने प्रकार की होती है। देखो, दहन होने वाले ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर अग्नि को विविध श्रेणी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है श्रेणी ए, मतलब श्रेणी ए अग्नि। कि जो श्रेणी ए अग्नि होती है उसके अंदर क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि आती है। कि जो लकड़ी से आग लगती है या फिर कागज़ से आग लगती है, वो सब आती है श्रेणी ए में। तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हमें शीतल जल की बौछार करानी पड़ती है, इससे आग बुझ जाती है। श्रेणी ए की जो आग होती है उसे हम बुझाने के लिए शीतल जल का उपयोग कर सकते हैं। और बाकी जो है श्रेणी बी की अग्नि, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी लिक्विड है वो सब आता है श्रेणी बी में। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र जो होते हैं, अग्निशामक यंत्र, उसका हम प्रयोग करते हैं। एवं क्लोरो डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वाले अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं। अगला जो है श्रेणी सी, जो श्रेणी सी की अग्नि होती है वो है, इसके अंतर्गत सिलेंडर आते हैं या फिर LPG गैस आती है, ये सारे आते हैं श्रेणी सी में। और इस प्रकार की आग बुझाने के लिए संभव हो तो गैस की सप्लाई को काट दें, अन्यथा चेतावनी घंटी बजा दें और अग्नि बुझाने वाले विशेषज्ञ को बुलाएं। क्योंकि जो कि LPG सिलेंडर है, इसमें आग लगना ये खुद तो थोड़ा ज़्यादा मतलब भयानक होगा, इसलिए आप जो विशेषज्ञ हैं आप उनको बुलाएं या फिर इसकी जो मेन सप्लाई है आप उसको काट दें और विशेषज्ञ को बुलाकर फिर आप इसकी जो आग है इसको बुझा सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है श्रेणी डी अग्नि। तो दहनशील धात्विक पदार्थ, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि से लगने वाली अग्नि जो है वो श्रेणी डी में आती है। इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क चूर्ण यानी कि CTC, जिसके फॉर्म होती है क्लोरो टेट्रा क्लोराइड, इस प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं श्रेणी डी की जो अग्नि होती है उसको बुझाने के लिए। तो इसके अतिरिक्त शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जा सकता है।
जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जो हमारी अगली हेडिंग है वो है अग्निशमन, मतलब फायर एक्सिक्यूटिंग। कि जो अग्निशमन होता है वो होता क्या है, देखो प्रत्येकशाला में ये तो आप छोड़ो, हम आपको यहाँ से बताएं। देखो अग्नि बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं एवं उपकरण होते हैं कार्यशाला में ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ से वे तुरंत ही प्रयोग किए जा सके। जो अग्निशमन होता है वो क्या होता है, अग्नि बुझाने वाला एक यंत्र, उसको हम कहते हैं अग्निशमन या फिर अग्निशामक यंत्र। जो हमारी अगली हेडिंग है वो यही है, अग्निशामक यंत्र। क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसको द्वारा जलती हुई वस्तुओं का द्रव्य, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके जल रहित वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उसको रोक दिया जाता है और सप्लाई को रोककर आग को बुझाया जाता है, अर्थात अग्निशमन किया जा सकता है। इसको द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव्य, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है और ना ही ज्वलन में सहायक होता है। कि जो इसमें जो ये होता है ना अग्निशामक यंत्र, इसके अंदर जो भी द्रव्य वगैरह होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है, वो बल्कि आपको आग बुझाने में और सहायक होता है। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है अग्निशमन के प्रकार। कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। नंबर 1 है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। एक मिनट, आपको थोड़ा जूम कर जाए, थोड़ा ब्लर हो रहा है। अब एक मिनट इसको ठीक करता हूँ। देखिए जो अग्निशामक यंत्र के प्रकार, पहला जो है वो है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इससे क्या होता है, इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा हुआ होता है। इससे लेवर को दबाने से जल की बौछार उत्पन्न हो जाती है जिसको द्वारा आग बुझाई जा सकती है। ऐसा होता है जो ये जल युक्त अग्निशामक यंत्र होता है, इसके अंदर एकदम हाई प्रेशर पर जल भरा हुआ होता है। जैसे हम ये इसको जो ये प्लग है, जैसे हम इसको दबाते हैं वैसे ही एकदम फुल स्पीड में जल निकलता है जिससे हम आग बुझाई जा सकती है। ऐसा है जो ये जल युक्त वाला है, इससे कौन सी श्रेणी की आग बुझाई जा सकती है, श्रेणी एक ही। क्योंकि जो श्रेणी ये है वो लकड़ी में या कागज़ या कपड़ा में जो आग लगती है वो आती है श्रेणी एक के अंतर्गत, और इससे हम श्रेणी एक ही आग को ही बुझाया जा सकता है। अगला है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार का यंत्र जल के बौछार के साथ साथ झाग उत्पन्न करता है। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित करके भरे जाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित झाग पैदा हो जाता है जो जली हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसको रोककर आग को बुझा देता है, और इसका उपयोग श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो श्रेणी बी में हमने आपको बताया था ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब श्रेणी बी में आता है। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ साथ चूर्ण भरा हुआ होता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है और ना ही ये ज्वलन में सहायता करता है। यंत्र का लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु की जो ऑक्सीजन सप्लाई हो उसको रोककर आग को बुझा देता है। इसका उपयोग श्रेणी डी के जो आग होती है उसको बुझाने के लिए किया जाता है। यह है शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। इसके अंदर क्या भरा होता है, शुष्क पाउडर। जो हमारा चौथा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 घोल भरा हुआ होता है और एक कांच की बोतल में गंधक का तनुअम्ल यानी कि तनु H2SO4 भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर फड़कने के कांच की बोतल टूट जाती है और बोतल से भरा अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट से संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार दोनों पदार्थ में रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है, और इस गैस के द्वारा जो ये CO2 होती है ना, ये गैस दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होती है और इस कारण यह जलने वाली वस्तुओं को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको रोक देती है और जो आग होता है वो आग लगना बंद हो जाता है। इसका उपयोग श्रेणी डी के जो अग्नि डी है ना, श्रेणी डी की जो अग्नि होती है उसके लिए किया जाता है, अर्थात वैद्युतिक तारों के लिए और वैद्युतिक उपकरणों के लिए इनमें जो आग लग जाती है उसके लिए CO2 वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक है उसका उपयोग किया जाता है।
अब जो अगला है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमो क्लोराइड डाईफ्लोरोमेथेन यानी कि BFC नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। तो यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव की वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। यह यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र, यानी कि CCl4 के लिए बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमारा जो अगला है वो है रेत से भरी बाल्टियाँ। इनका उपयोग कहाँ होता है? देखो, कार्यशालाओं के अंदर अग्नि बुझाने के लिए विभिन्न यंत्र लगे हुए होते हैं, जबकि कार्यशालाओं के बाहर लाल रंग के पेंट की हुई बाल्टियों में सूखी रेत भरकर रखी जाती है। इन बाल्टियों का संकेतात्मक तौर पर अग्नि लिखा हुआ होता है इन बाल्टियों पर, या फिर आग लिखा हुआ होगा। देखो, इनका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आग लगती है उनको बुझाने के लिए हम सूखी हुई रेत का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम अभी एक मिनट, हमारी जो अगली हेडिंग है वो है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कि अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है तो फिर हम उसे कृत्रिम श्वास कैसे दे सकते हैं। पहली है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है सेफर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह विधि और चौथा है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। अब हम सभी विधियों के लिए वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला सिल्वेस्टर विधि। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों, और इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है। फिर तत्पश्चात उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दी जाती है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उड़ जाता है और सिर कुछ नीचे हो जाता है। अब जो इसमें निम्न स्थिति दी है उसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के शरीर में श्वास भरने की जो प्रक्रिया उसको चालू कर दी जाती है। तो इसमें जो ये सिल्वेस्टर विधि, इसकी प्रथम स्थिति में क्या बताया गया है? पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैलाएं। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़ें, उसके सीने पर लाएं और फिर क्या करना है? फिर सीने पर लाने के बाद सीने पर कुछ दबाव डालें, 2-3 सेकंड तक दबाव डाले रहें, उसके बाद हटा लें। और फिर पीड़ित के हाथों को उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठी खोल दें। तो इसमें ऐसा है कि पहले आपके लिए जो पीड़ित का सर के पास आपके घुटने के बल बैठ जाना है, फिर उसकी आधी मुट्ठी बांधनी है, फिर उसके हाथ को स्ट्रेट करना है, फिर बेंड करना है, फिर उसके जो सीना है वहाँ पर रख के थोड़ा प्रेशर डालना है। मतलब इसी जो ये क्रिया है, इसी क्रिया को कई बार दोहराना है। इस क्रिया को कितनी बार दोहराना है? लगभग 10-12 बार 1 मिनट में। देखो, उपरोक्त क्रिया को 10-12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते रहें जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। हम बढ़ते हैं अपने अगले, हमारी जो अगली विधि है वो है सेफर विधि। तो यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट पर कर दिया जाता है। दो पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। अब जो इसमें निम्न स्थिति दी है उसके अनुसार कृत्रिम श्वास देना चालू कर देते हैं। पहली स्थिति है वो है पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के मतलब अपने आप घुटने के बल बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें तथा वे अंगूठे से समकोण पर मतलब समकोण त्रिभुज बनाएं। दूसरी स्थिति है कि इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें, 2-3 सेकेंड तक दबाव बनाए रहें, फिर उसके बाद हटा लें और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। आपको ये जो है ये क्रिया कब तक करती रहनी है? आपके लिए ये क्रिया उपयुक्त क्रिया आपको कब तक करनी है? 10-12 बार प्रति मिनट की दर से आपको ये क्रिया करनी है, 10-12 बार प्रति मिनट की दर से। और कब तक करनी है? जब तक कि उसकी जो श्वास है वो नॉर्मल ना हो जाए। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है मुंह से मुंह में हवा भरना। तो इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन क्रिया जो है उसको पूर्ण किया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? जो पहली स्थिति है वो है पीड़ित को पीठ के बल लेटा दें। अब पीड़ित की पीठ के नीचे एक तकिया रख दें,
जिससे कि उसका मुंह जो है वो थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। फिर आपको क्या करना है, द्वितीय स्थिति में पीड़ित की जो मुंह है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर उसका मुंह खोलें। फिर एक जो छन्नीदार कपड़ा लें, वो आपके लिए उसके मुंह पे रखना है, जैसे कि इसमें चित्र में दिया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। देखो, फिर आपके उसके मुंह पर एक कपड़ा रखना है। अगर उसके मुंह के अंदर कुछ है वो आपको निकाल देना है। उसके मुंह पर कपड़ा रखें। फिर आप उसके लिए अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरें। और कब तक करना है, जब तक कि उसकी सांस एकदम नॉर्मल ना हो जाए। ये तो हम अपने आप कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कृत्रिम श्वास यंत्र की, कि जो चौथा हमारा जो वो है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम किसी भी पीड़ित को श्वास दे सकते हैं। तो कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को श्वास देने के लिए जो चित्र में दिया गया यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम है कृत्रिम श्वास यंत्र। इस यंत्र में प्रयुक्त रबड़ के बाल्ब में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ पर इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, जो कि रबड़ बाल्ब को दबाने पर छोड़ने के साथ साथ खुलते व बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जा सकती है। तो यहाँ पर जो बाल्ब लगे हुए हैं ना, ये इसमें हम प्रेशर देते हैं तो प्रेशर के अनुसार ये खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है और आगे हम आपको मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में आपको अपशिष्ट पदार्थ बताया जाएगा। ग्रामीण अपशिष्ट क्या होता है, शहरी अपशिष्ट क्या होता है, इसका निदान क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है, ये सब आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय। और बाकी हमने जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए गिव अवे रखा है कि जो भी हमारे स्टार्टिंग के 200 सब्सक्राइबर जो भी स्टूडेंट बनेंगे, हम उनके लिए एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, ताकि जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हम आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय और आप इंतजार कीजिए लेक्चर नंबर 4 का। और आपके लिए एकदम सेम टाइमिंग पर डेली वीडियो मिलती रहेगी।